नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। महात्मा गांधी का एक संकल्प था। संकल्प ये कि अंग्रेज़ों की जो मिलें हैं उनके यहाँ चलती हैं, मैनचेस्टर में, लंकाशायर में उनको बंद किया जाए। हमारे यहाँ के किसानों के पैदा किए गए कपास को अपने यहाँ ले जा कर के कपड़ा बना करके हमारे यहाँ महंगे दामों पर बेचते हैं। अगर वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं तो अंग्रेजी हुकूमत की चूल हिल जाएगी। रास्ता क्या था? महात्मा गांधी को पता चला कि चरखा उसका रास्ता निकल सकता है। चरखा के बारे में उन्होंने पता करना शुरू किया तो काठियावाड़ की एक गंगाबाई मिली और उन्होंने ना सिर्फ चरखा दिया बल्कि चरखे पर सूत कातना भी सिखाया। महात्मा गांधी ने सूत कातना सीखा। उसके बाद बुनकरों के जरिए बुनाई शुरू हुई और समूचे देश में धीरे धीरे खादी ने अपने पैर पसारे। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन या यूं कहिए एक बड़ी क्रांति उस खादी के जरिए आई, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत इतनी हिल गई थी कि कई जगहों पर उसके पुलिस वाले जाकर के चरखा तोड़ा करते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो चरखा के बारे में जानता नहीं है, वो चरखा चला करके, सूत काट करके, कपड़े बुन करके समूचे हिंदुस्तान को अपने साथ जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेगा, जिससे उस समय की सबसे मजबूत हुकूमत की नींव हिल जाएगी। लेकिन ये हुआ क्योंकि संकल्प था, गांधी का संकल्प, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। अब आगे चैप्टर 1, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे नोएडा के भीतर जो कार डूबी, इंजीनियर की मौत हुई और अथॉरिटी जिस तरीके से नाकाम साबित हुई है, यह पूरा प्रशासन जिस लिहाज से किसी लायक नहीं दिखाई पड़ा, उसकी बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से मैं अपनी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। दूसरे चैप्टर में बात होगी बिहार की राजधानी पटना में गर्ल्स हॉस्टल की, जो इस वक्त मौत का अड्डा बना हुआ है। या यूं कहिए कि बिहार की जितनी लड़कियां नीट की तैयारी के लिए पटना आती हैं, उनके घर वालों की नींद उड़ी हुई है। लड़कियां डर से सहमी हुई हैं। नीट की 2 छात्राओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक छात्रा के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन पुलिस सब रफा दफा करने के चक्कर में थी। आज हम पटना पुलिस के झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे। चैप्टर 3 बात करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष या 12वें अध्यक्ष नितिन नवीन की। 1980 से 2026 तक का जो सफ़र रहा बीजेपी का 46 साल का, वो कैसा रहा है, और 2 सांसद से बीजेपी 300 पार कैसे कर गई और आज 240 की हैसियत में है, तो देश के कितने राज्यों में उसकी सरकारें हैं। चौथे चैप्टर में बात होगी SC/ST एक्ट पर सुप्रीम फैसले की। अब कह देने भर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा, इरादा साबित करना होगा। न्यूज़ मास्टर में आज सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में एक इंजीनियर जो गुड़गांव से घर को लौट रहा था, वो एक टी पॉइंट पर सीधे गड्ढे में जाकर के गिर गया और बहुत देर तक उसको बचाने की कोशिश चलती रही, आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका, बावजूद इसके कि मौके पर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF, NDRF सब के सब थे। और 30-40 फीट के फासले पर एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, डूबकर उसकी जान चली गई। आज उसी मौके पर, उसी जगह पर मैं पहुंचा। मैंने क्या देखा, मैं आपको दिखाता हूं। मैं नोएडा के सेक्टर 150 की उस जगह पर हूँ जहाँ एक नौजवान घने कोहरे के बीच अंदाजा नहीं मिलने के चलते सीधा अपनी गाड़ी लेकर के सामने गड्ढे में चला गया। अब यहाँ भीड़ बहुत है, लोगों का जमघट है, प्रशासन की चुस्ती है, गाड़ियां हैं, यहाँ सब कुछ है। आप देखेंगे तो रस्से हैं, जो रस्से उसको बचाने के लिए उस समय नहीं मिले थे,
यहाँ वो नावी है जिसको उस समय उतारा जाना चाहिए था जब उसे बचाया जा सकता था। या एसडीआरएफ जवान है तो अब गाड़ी लेकिन एक नौजवान सामने अपने को बचाने के लिए आवाज लगाता रहा। किस लंबाई है ना बाबू? नौजवान को 2 घंटे के भीतर बचाया नहीं जा सका। अब यहाँ देखिए वो प्रशासन या अथॉरिटी जो कम सुनती है, कम बोलती है, कम देखती है, वो अपने चेहरे पर खरोंच ना रहे उसके खातिर उसने रंग रोगन शुरू कर दिया। जिम्मेदारियों के जो खंडहर उसके हैं, जो खाली खोखले से खंडहर हैं, उन पर उसने मरम्मत करना शुरू कर दिया। अब सामने आकर के देखिए बोर्ड लग गया है, बोर्ड लग गए हैं, बैरिकेडिंग लग गई है, रस्से लगे हैं, लोगों का हुजूम है, सारा इंतजाम है। एक गाड़ी को निकालने के लिए एक इंसान जब यहाँ तो सिर्फ 40 फीट फासले पर लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, उस समय अथॉरिटी है, पुलिस है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, लेकिन कोई भी आदमी जहमत नहीं उठा सका कि वो पानी में जाए और पानी में जाकर के बचा सके। जबकि उन सभी लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती है कि आप जब कभी ऐसी आपदा हो, जब कभी कोई इंसान मुश्किल में पड़ जाए तो आप उतरें और बचा करके ले आए। जान बचाने का जो बंदोबस्त हमारे प्रशासनिक ढांचे के भीतर है, वही बंदोबस्त यहाँ लचर दिख रहा है। इसके मैं आपको बाहर लाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसा ढोंग है जो बार बार किया जाता है, हादसा दर हादसा होता रहता है, और जब कोई हादसा होता है तो अचानक से सब खड़ा हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। लेकिन जैसे ही मामला रफा दफा हो जाता है, समय गुजरने लगता है, फिर से एक नए हादसे का इंतजार शुरू हो जाता है, और फिर कोई हादसा होता है, फिर कोई जान जाती है, फिर सब खड़ा होते हैं। यही व्यवस्था है, यही हमारा सिस्टम है। मैं बाहर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्डों के ऊपर नारे हैं। बोर्ड है, बोर्ड कहता है कि दुर्घटनाओं को रोके इससे पहले कि वे आपको रोके। कौन रोकेगा? ये अगर आपने लगाया होता तो उसकी गाड़ी उधर नहीं जाती ना। आपने उसको जाने के लिए जो रोकना चाहिए था उसको नहीं रोका। खूब अंधेरे में जब घना कोहरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, उस आदमी को कुछ नहीं दिख रहा है, तो जाहिर है कि उस गाड़ी सीधे सामने जाएगी। और ये नाला जो आप आइए देखिएगा, ये नाले का जो दूसरा हिस्सा टूटा हुआ है, 15 दिन पहले का हादसा हुआ था, यही हुआ था। एक ट्रक जाकर के वहां लड़ गया था, उसका भी जो ड्राइवर था उसकी भी जान पर बनाई थी, उसको भी किसी ने बचाया, और उसी डिलीवरी बॉय ने बचाया, जिस डिलीवरी बॉय ने इस पानी में उस नौजवान को, युवराज जिसका नाम था, उतर करके बचाने की कोशिश की थी। यानी कि एक हादसा पहले 15 दिन हो गया है, ये दीवार टूटी हुई है, उस दीवार की मरम्मत आपने नहीं की। अगर दीवार की मरम्मत हुई होती तो उसकी गाड़ी उधर जाती ही नहीं। वो आदमी उसके बाद भी उसकी गाड़ी तैर रही है, वो गाड़ी के भीतर से अपनी छत पे आ गया है, वहां से मोबाइल का टॉर्च ऑन करके आपको बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। पुलिस है, अथॉरिटी के लोग हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, और किसी आदमी ने पानी में उतर करके उस इंसान को बचाने की जहमत नहीं उठाई। जोखिम की बात छोड़ दीजिए, जबकि इनकी जिम्मेदारी है और ये लापरवाहियां हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह के हालात हैं क्यों? अब यहाँ एक साहब है, जैसे ही मैं यहाँ आपको रिपोर्ट कर रहा था तो इन्होंने कहा कि आप रुकिए नजर, आप मेरी भी सुनिए, जरा बोलिए। मेरा नाम हरदर है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। अभी 1/3/2025 को सेक्टर P3 के पास में एक नाला है, लोहिया नाला, उसी में गिर करके ऐसी गाड़ी गिर गई थी और दर्दनाक हादसा हो गया था। वो मृत्यु हो गई थी उसकी। उस बंदे को भी डिलीवरी बॉय ने बचाने की कोशिश की थी, पर वो बच नहीं पाया था, ऑन द स्पॉट मर गया था। तो मैं शासन प्रशासन से लगातार आवाज उठाता रहता हूँ, जो शहर में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जो खुले हुए हैं, जहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है और आपने रोड छोटे बड़े बना दिए में, तो भाई हादसे तो होने ही होने। कम से कम समझ नहीं आ रहा है, एक हादसे ने बता दिया है, इतनी चौड़ी रोड है, उधर से आ रही है, इस रोड को इधर घूमना है, और अगर सीधे आते हैं आप तो नाले में जाएंगे। यहाँ रोकने का बंदोबस्त होना चाहिए था। ये टूटी हुई दीवार का पहले से बन जाना जरूरी था। इसका मतलब यह है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ये जिम्मेदारियों के जो खंडहर हैं उन पर इनसे रंग रोगन करके आप ढक नहीं सकते हैं। सवाल बहुत संगीन है और लोगों की जान का है। एक आदमी की जान जाती है, 100 लोगों की जान जाती है, जान होती है। अब जो आदमी, जो नौजवान यहाँ उतर करके पानी में बचाने की कोशिश कर गया, उसको सुनी उसने क्या। वो लड़का ज्यादा धुंध कोहरा होने के कारण तालाब में सीधा अनियंत्रित होकर गाड़ी समेत तालाब में गिर गया था। तो मेरा ऑर्डर बाजता है उसी साइड का, सेक्टर 150 का ही पास में 149 से 150 का ऑर्डर बाजता है। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था,
तो मैंने वहां को जाकर देखा तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहां पे प्रशासन भी था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे, जो कि उनके पास हर सुविधा थी। वहां उनके पास छोटी नाव भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर प्लस रस्सा भी था उनके पास। लेकिन उन लड़कों के पास वो किस लिए नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि ये बेसमेंट है, इसमें अंदर सरिया हैं, अगर हम जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने देखा बोल रहे, और कुछ ये भी कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। तो मैंने देखा मगर जी कोई नहीं, मैंने 2 मिनट उनको देखा। मैं बोला उनसे, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आप पर तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझे पर तैरना आता है। ठीक है तो आप अंदर जा सकते हैं। मैंने देरी बिल्कुल नहीं की, घड़ी की मैंने 2 मिनट उनको देखा था, ज्यादा 30 सेकंड कपड़े उतारे होंगे मैंने। उतार के मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के सीधा तालाब में उसी में दाग गया था, जो बेसमेंट खुदा हुआ है किसी बिल्डर द्वारा लॉकडाउन से पहले। उसमें दागने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को मैंने ढूंढा था। कम से कम 50 से 60 मीटर अंदर गया था मैं पहले। धुंध बहुत थी। जब मैं अंदर गया था मुझे बाहर का कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज आनी बंद हुई है, आप एक बार देखो कर जा सकते हो तो अंदर कोई है या नहीं है। जब मैं अंदर गया मैंने पूरा तालाब छाना, बाहर भीतर लेफ्ट राइट सब जाके देखा अंदर। 30 से 40 मिनट वो लड़का मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब चुका था। जबकि वो लड़का जब जीवित था गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, उसने हेल्प मांगी थी बहुत समय, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उसने गाड़ी के ऊपर बैठ के ये बोला था कि प्लीज मुझे बचा लो। आप चारों तरफ देखिए ये गड्ढा, इस गड्ढे को जरा गौर से देखिएगा। ये किसी डेवलपर को आपने मॉल बनाने के लिए दिया था, उसने उसके बेसमेंट की खातिर इसको खोदा और बहुत लंबे समय से, सालों से यह खोदा हुआ इलाका पड़ा है, जबकि उस डेवलपर को आपने बेदखल कर दिया कि तुम इसको नहीं बना सकते हो। उसके ऊपर हजारों करोड़ का बकाया है, यानी कि यह पूरा का पूरा जो गड्ढा है ये अथॉरिटी के कब्जे में है, उसके अधिकार में है। यानी कि गड्ढा उसने कर दिया तो गड्ढा आपने भी छोड़ दिया, पानी भर गया तो भरे हुए पानी को भी आपने छोड़ दिया। इस तरफ लोग नहीं जा पाए, यहाँ आने वाले लोग सुरक्षित रहें इसकी खातिर यहाँ जो दीवार थी वो दीवार टूट गई तो आपने उसको छोड़ दिया। यहाँ जिस तरीके से बैरिकेडिंग और बोर्ड लगे होने चाहिए थे आपने नहीं लगाया, सब कुछ ऐसे छोड़ दिया। आपने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद एक आदमी की जिंदगी चली गई और अब आप जागे हैं। तमाम तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम तरह के फैसले हो रहे हैं, तमाम तरह की नसीहतें दी जा रही हैं, लेकिन ये होता तभी है जब हादसा हो जाता है। उस लड़के का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने अपनी जान यहाँ गंवा दी, उसके पिता क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसने फोन किया कि पापा मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे, डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ऑथोरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पाला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहाँ नाले में मूव नहीं कर सके। चूँकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी और ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहाँ नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था और नाला वाला प्रश्न है। और वो पिता उस धुंध में, उस कोहरे में किसी तरीके से यहाँ पहुंचा। उसने अपने बेटे के लिए बाकी लोगों को आवाज लगाई, पुलिस वाले पहुंचे। यहाँ बाद में एसडीआरएफ की टीम आ गई, एनडीआरएफ की टीम आ गई, फायर ब्रिगेड के लोग आ गए।
2 घंटे तक, मैं कई बार बोल रहा हूं लेकिन ये रिपीट करना बहुत जरूरी है, 2 घंटे तक। यहां से देखिए आप 25-30 के फासले पर एक आदमी अपनी कार के ऊपर अपना मोबाइल का टॉर्च जला करके और लगातार आवाज लगा रहा है कि मुझे बचा लो, और यहां एक बड़ी टीम खड़ी है और वो नहीं बचा सकती है। ऐसा क्या है इसमें जो आप नहीं बचा सकते थे? एसडीआरएफ बचाने के लिए आप हैं, एनडीआरएफ बचाने के लिए आप हैं, आपके रस्से कहाँ हैं, आपका साजो सामान कहाँ है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ है, बचाने की काबिलियत कहाँ है आपकी, और आप एक आदमी नहीं बचा सकते हैं तो आपकी जिम्मेदारियों पर लानत है। हमारे यहाँ ये रिवाज हो गया है कि हम चेहरा साफ करने के लिए चश्मा साफ करते हैं, और ये चश्मा ही साफ हो रहा है। अब सब कुछ है, मोटर है, मोटर बोट है, डाइवर्स हैं, पुलिस है, सारा बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग है, सब कुछ है। और जैसा हमारे यहाँ होता है, हम मजमा जमाते हैं, भीड़ लगाते हैं, समय खोटा करते हैं, ऐसा भी है। सब लोग यहाँ आकर के देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ चल रहा होता है उस समय कुछ हो जाने का अंदेशा हमारे सामने होता है, किसी खतरे की आहट बार बार आती रहती है, और कई लोगों की लापरवाहियों या कई संस्थाओं और कई तरह की बॉडीज की गैर जिम्मेदारियों के कारण कुछ हो सकता है, इस बात का एहसास हमको होता है, हम नहीं बोलते हैं। यह सिस्टम सोता है, हम भी चुप रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि एक आदमी अपनी जान से चला गया। कुछ सिस्टम जो अक्सर सोता रहता है उसको झकझोरना और कुछ खुद से भी सवाल पूछना जरूरी होता है। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली नीट की छात्रा, जिसका बलात्कार हुआ, उसके बाद फिर हत्या हो गई, और अब एक और छात्रा की मौत, वो भी नीट की तैयारी करने वाली, सनसनी फैला दी। ये लड़की दूसरे हॉस्टल में औरंगाबाद जिले की थी, जो रह रही थी 15 साल की बच्ची, और उसकी मौत संदिग्ध हालात में हुई है। उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ कोई खुदकुशी नहीं है, उसको मारा गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अलबत्ता एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें भी आशंका है हत्या की। जहानाबाद जिले के गोह की रहने वाली 15 साल की वो बच्ची, संदिग्ध मौत को उसके घर वालों ने हत्या बताया है। वो लड़की गांधी मैदान थाना इलाके में परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल पीजी हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही थी, यानी कि मामले 2 हैं। एक मामला जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है, जिसमें बच्ची का बलात्कार हुआ, उस बलात्कार की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई, उसकी हत्या हुई। और एक दूसरा मामला उसी पटना में औरंगाबाद की 15 साल की लड़की का, जिसकी हत्या हुई है, परिवार कह रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि दरअसल ये खुदकुशी का मामला है। अब बारी बारी से जरा इन दोनों मामलों पर आते हैं। सच आपके सामने आना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि यह पूरा जो सिस्टम है ये कितना निष्ठुर है, कितना गैर जिम्मेदार है, कितना हमारे आपके रोने से इसका मतलब नहीं है, और कितना इसके ऊपर संगीन सवाल है। अब पुलिस के झूठ बेनकाब आहिस्ता आहिस्ता ग्राफिक्स में होंगे और आपको ये समझ में आएगा पुलिस क्या करे कि मोबाइल हिस्ट्री और नींद की दवा से डिप्रेशन में लड़की थी, इस बात का पता चलता है। आपने उसका मोबाइल हिस्ट्री देख लिया है, आपको ये पता चल गया कि उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, तो वो लड़की डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली होगी। और ये तब कह रहे हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फैक्ट्स क्या कहते हैं कि गर्दन और कंधे पर नाखून के निशान थे, गहरे थे, बॉडी के निचले पार्ट पर भी नाखून के निशान थे, घाव और नीली पीठ थी, यानी कि बहुत देर तक उस बच्ची की पीठ को रगड़ा गया होगा और उसके बाद वहाँ का ब्लड क्लॉट कर गया होगा। उसके साथ बलात्कार हुआ, यौन हिंसा हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में कहा कि यौन हिंसा के उसको सबूत नहीं मिले, यानी कि बलात्कार नहीं हुआ। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट पार्ट में बाहर और अंदर दोनों तरफ गहरी गंभीर चोटें रही हैं, उस बच्ची की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई। आप पुलिस को देखिए, कितना सफेद झूठ बोलने वाली व्यवस्था यह डिपार्टमेंट है।
इनको कभी अपने बारे में सोचना तो चाहिए। उनके घर परिवार के भीतर भी तो बच्चियां, महिलाएं होती हैं। पुलिस कहती है कि छात्रा बेहोश मिली, बाहरी चोट जो उसकी बॉडी पर थे वो साफ नहीं दिखे थे नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि सभी चोटें मौत से पहले की हैं और चोटें लंबे समय तक विरोध करने का सबूत है। यानी कि वो बच्ची अपने को बचाने और बलात्कारियों को दूर रखने के लिए लगातार लड़ती रही। आखिरकार वो जीत नहीं सकी, क्योंकि वो जीत सकती नहीं थी और उसको मार दिया गया। पुलिस की आगे की रिपोर्ट कहती है, जो इनिशियल रिपोर्ट है, और इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर देश में बहुत सारे मामले दफन कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। जितने अपराधी होते हैं आहिस्ता से, आराम से पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। लेकिन ये पटना था, मीडिया था, हो हल्ला था, हंगामा था, हाथ पांव फूल गए क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आप कहते हैं कि अचानक हालत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। ये मामला जो है उसकी अपनी समस्या का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि सारी चोटें लंबे समय तक उसके लड़ने भिड़ने और उसके साथ हिंसा होने का सबूत दे रही हैं। ये स्थिति है तब जब राजधानी के भीतर एक बच्ची की हत्या बलात्कार का मामला पुलिस के सामने आता है और इस तरह की रिपोर्ट पुलिस इनिशियली देती है। अभी कुछ और मामले हैं, बाद में समझाता हूं आपको। पटना पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल हैं और ये सवाल आप अब ग्राफिक्स के जरिए देखिएगा कि शरीर पर जो चोट के निशान थे, क्या तुमको दिखे नहीं या तुमने जानबूझ करके छिपाया क्योंकि तुम किसी को बचाना चाहते थे? तुमको किसी ने मोटी रकम दे रखी थी अपने आप को बचाने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही पुलिस क्यों कह रही थी कि सुसाइड है? इलाज के दौरान घर वालों को पीड़िता से मिलने क्यों नहीं दिया? सवाल बनता है। हॉस्टल मालिक पुलिस को बिना बताए दरवाजा तोड़कर पीड़िता को, उस बच्ची को अस्पताल ले गया। कमरा खुला रहा, सबूत मिटते रहे, कोई गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई। अब हॉस्टल का मालिक आपने पकड़ा, आपने कुछ खाना पूर्तियां कर ली, लेकिन जो वारदात 6 तारीख को होती है उस मामले में 9 तारीख को 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज करते हैं आप। क्यों? और क्या इस तरह के मामले और थानों में और पुलिस अफसरान नहीं करते हों? साजिश मानने के इस घटना के कई आधार हैं। घटना 11 जनवरी की है और पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड बता दी। तमाम चोटों को पुलिस ने नजरअंदाज किया। 13 जनवरी को निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली जो आवाजें थीं, जो लोग थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और मीडिया के दबाव के चलते मेडिकल बोर्ड बना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब आप पुलिस वाले का ये बयान सुनिए। कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी मेरे पास देरी जांच में देरी तो नहीं हो गई। ऐसा कोई आराम से क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया है। कुछ छिपाए नहीं जा सकते थे क्या? डॉक्टर सतीश पे जो आरोप लगा है, क्या उन पे कार्रवाई होगी? हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई। प्रोटेस्ट है, लोगों का गुस्सा, इंसाफ की आवाज। एक बच्ची जो मर गई, मार दी गई, उसके साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं उसकी खातिर उसका परिवार इंसाफ मांगता है। पटना के बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं और देश के बाकी हिस्सों में भी इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरी घटना भी हो जाती है। अब सवाल ये है कि कोई बच्ची जब पढ़ने के लिए आती, सुनिए आप, मामला ऐसे करते करते मामला दबा दिया जाएगा, लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर बेटी को इंसाफ मिलता तो इतना कांड ही नहीं होता। बीच चौराहे पे पकड़ के फांसी दे, क्यों नहीं सीआईडी बैठाए और अथी खोज करे। लड़की का यहाँ पर कांड हुआ है और उसके उसी में हम लोग कैंडल मार्च रखे हुए हैं सामूहिक, और हम लोग चाहते हैं कि कातिलों को सजा मिले
और नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि वो कातिलों को सजा दे, हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द करे, सतीश कुमार को फांसी दे। और कांड होने के बाद 2 दिन बाद अपने बेटा का बर्थडे मनाते हैं धूमधाम से। उनको थोड़ा भी डर नहीं है कि हाँ कुछ हम किए हैं। कातिल को खोजने के बजाय उन लोगों को सुरक्षा दे रही है। पुलिस को लोग समझता है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन छोटा सा कातिल है। इंसाफ के लिए इंसाफ चाहिए। क्या कोई मंत्री का बेटी होती तो ऐसा होता, तुरंत कानून उफड़ जाता, वो हटता ना। लेकिन एक गरीब लड़की है, गरीब माँ बाप है, सोचा कि चलो उसको दबा देंगे। हमेशा गरीब लड़की अपना बलिदान क्यों देगी गरीब लड़की? जो माँ बाप सोचता है कुछ कर नहीं सकता, उसका पैसा नहीं है, पावर नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा और पावर का खेल है। जिसके पास पैसा है, पावर और कानून, उसका तलवा चढ़ता है ना। जिसका कानून है वो पर जाकर सलामी घोटता है। जिस लड़की का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई, उसने पिछली बार भी नीट क्वालिफाई किया था, लेकिन अपना स्कोर बेहतर करने के लिए, बेहतर मेडिकल कॉलेज हासिल करने के लिए वो तैयारी में लग गई थी। माँ बाप ने अपने सपने देखे, घर की ज़रूरतों को रोक करके बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, और बेटी फिर दरिंदों के हाथ शिकार हो जाती है। इंसाफ नहीं, सजा चाहिए। इस तरह का माहौल तो नहीं चल सकता है। पटना में एक और घटना है, वह भी नीट की छात्रा का ही है, और ये लड़की औरंगाबाद जिले की, बिहार की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले इस केस में भी पुलिस ने सुसाइड बता दिया। घर के लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी जिस पंखे से लटकी हुई थी, या लटकी हुई उसकी बॉडी रखी दिखाई पड़ी थी, उस पंखे में कुछ नहीं हुआ, ब्लेड थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हुआ। 2 लड़के जो लाश उतारते हुए सीसीटीवी में हॉस्टल के भीतर से दिख रहे हैं, वो अंदर जाते हुए नहीं दिखे। इसका मतलब कि वो अंदर पहले से थे। उन दोनों आरोपियों को, जिसका एक का नाम है मुसाहिद रेजा और दूसरे का मुकर्रम रेजा, पुलिस ने पकड़ा और एक को उसने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। और घर वाले कहते हैं कि दोनों मेरी बेटी के हत्यारे हैं, ये लव जिहाद का मामला है। और परिवार लगातार पुलिस पर अपनी बात को दरकिनार करने का आरोप लगा रहा है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, मेरी बेटी की हत्या हुई है। और पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही कहा कि सुसाइड है। रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 2 हफ्ते गुजरने को आ रहे हैं। ये मजाक नहीं है तो क्या है? 30 दिसंबर को वो लड़की पटना हॉस्टल से अपने घर गई नया साल मनाने के लिए। 4 जनवरी पिता ने दोपहर 2:30 बजे वापस औरंगाबाद से पटना हॉस्टल में छोड़ा। 6 तारीख को सुबह 9:30 बजे पापा और बेटी दोनों फोन पर बात करते हैं। 9:30 बजे सुबह तक वो ठीक है, और 6 जनवरी को ही दोपहर 1 बजे पिता को फोन जाता है कि बेटी ने खुदकुशी कर ली है, तुम आ जाओ। पिता पटना में ही होते हैं, भागे भागे पहुंचते हैं। 1 घंटे के भीतर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपकी बेटी की बॉडी को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार सरकार की ओर से जो SIT जांच किया गया है, उस पर हम लोग को पूर्ण विश्वास नहीं है, और CBI की हम लोग मांग करते हैं, और CBI से जांच कराया जाए। और सतीश जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उसको अविलंब उसको जो है से गिरफ्तारी हो। जहानाबाद के एक होनहार बच्ची के साथ इस तरह का घटना बड़ा शोभनीय है, और हम मांग करते हैं सरकार से कि भाई इसको सही CBI से जांच होना चाहिए, और जो भी इसका SIT जो गठन हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में जिस लड़की की हत्या और बलात्कार के मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है, क्या औरंगाबाद वाली बच्ची जिसकी पुलिस के मुताबिक सुसाइड है, परिवार के मुताबिक हत्या है, उस मामले की जांच SIT नहीं करेगी? उस बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तब पता चला कि उसके साथ कितनी जुल्म ज़्यादती हुई है। इस बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पुलिस ने कह दिया कि सुसाइड है। घर वाले लगातार धक्के खाएं, और आप वर्दी पहन के पैर पर पैर चढ़ा करके रोब गांठें, और ऐसी लापरवाहियां, घोर लापरवाहियां।
बच्चियों की मौत, हत्या, बलात्कार के बाद भी आप लगातार गलती पर गलती करे जा रहे हैं, उसको ढांकने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। ये नहीं चलता बॉस, नहीं चलता। और जो SIT है उसकी अगुवाई जितेंद्र राणा के नेतृत्व में रखी गई है। सीनियर ऑफिसर हैं, सीजन्ड ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर पटना राजधानी के भीतर बार बार हो रही हैं तो उससे बिहार का सारा परिवार दहल रहा है, बिहार की सारी बच्चियां सहम रही हैं और ये सरासर गलत है। सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा है। अगर वही खतरे में है तो फिर सरकार और प्रशासन दोनों के ऊपर बहुत ही संगीन सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने आज बड़े तामझाम और अपने तमाम पायदार नेताओं के बीच, शोर शराबे के साथ, गाजे बाजे के बीच नितिन नवीन को पार्टी के अध्यक्ष का जिम्मा पकड़ा दिया। उनकी ताजपोशी कर दी गई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के ऊपर एक बड़ा आयोजन था, उनके नाम का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री ने एक लंबा भाषण दिया और उसके बाद नितिन नवीन, JP नड्डा दोनों ने अपनी बात रखी। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नाम आया था और उसके बाद से नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए। अगले 3 साल तक वो पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला पहनाई और फिर लगभग 55 मिनट का भाषण दिया। उसमें जो मोटी मोटी बातें थीं, सबसे बड़ी ये कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, NDA के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। नितिन नवीन ने अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी मुख्यालय पर अपनी बात कही, भाषण दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को सम्मान है। और आप सुनिए उनको। असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। 46 साल की बीजेपी के 12वें अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। लेकिन 1980 से लेकर के 2026 के बीच में जो पार्टी की यात्रा है, उस यात्रा से अगर आप गुजरते हैं तो आपको बीजेपी के राजनीति, रणनीति, संकल्प, सामर्थ्य, शक्ति और उसके भारत की राजनीति के शिखर पर आकर के बैठने की सफलता भी दिखाई पड़ेगी। ये 2026 और 1980 2 तस्वीरें हैं। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो आज की तारीख में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं,
वहाँ पहली बार बैठक हुई थी 6 अप्रैल 1980 को और बीजेपी की स्थापना हुई। जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में। जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और बीजेपी उससे बाहर निकली, यानी जनसंघ बाहर आया, तो नई पार्टी बनी उसी जनसंघ के नेताओं के ज़रिए। उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। और फिरोज शाह कोटला मैदान, जो आज की तारीख में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई और आज यह बीजेपी दिल्ली के भीतर मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठे हुए हैं, नितिन नवीन, और उनके चारों ओर खड़े हैं पार्टी के 4 दिग्गज नेता। यह एक ऐसी यात्रा है जो बीजेपी को समझने के लिए जरूरी है। बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, 1980 के बाद से उसने अपना सफर शुरू किया भारतीय राजनीति में, और पहला चुनाव उसका था 1984 का। 1984 का चुनाव तब हो रहा था जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उनकी शहादत हो गई थी। कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा माहौल था। 1984 में कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटें मिली और बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आईं, एक गुजरात में, एक आंध्र प्रदेश में। 2 सीटों वाली बीजेपी ने अपना हौसला छोड़ा नहीं। उस समय वोट परसेंटेज का 8 था, सीटें सिर्फ 2 थीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1984-80 से लेकर के 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, 6 साल। और जो ये चुनाव पहला था बीजेपी का, वो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी ने लड़ा था। उसके बाद आगे 1989 में बोफोर्स का मामला लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह लगातार राजीव गांधी के खिलाफ मैदान में थे। चुनाव हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में सरकार बनी और उस सरकार को राइट और लेफ्ट दोनों ने समर्थन दिया, यानी कि बीजेपी का भी समर्थन था और लेफ्ट का भी समर्थन था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और बीजेपी ने अपनी यात्रा शुरू की सोमनाथ से अयोध्या की, जिसकी अगुवाई कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ समस्तीपुर में रोक दिया गया। लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस की जो विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार थी, कांग्रेस को मौका दिख रहा था। बीजेपी ने जैसे ही आडवाणी गिरफ्तार किए गए, समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से ले लिया। इसके बाद चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दिया। चंद्रशेखर 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1991 में चुनाव हुए, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस सत्ता में आई। 1989 में सोमनाथ की यात्रा जो शुरू हुई और भारत में बीजेपी के हक में जो माहौल बना, 1992 में अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिरा, पहली लड़ाई बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जीती 1996 में। बीजेपी 1996 में सबसे बड़ा दल बनी और 161 सीटों के साथ वो सरकार में आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 272 का जो आंकड़ा होता है बहुमत का, बीजेपी उसको छू नहीं पाई या फिर उसका इंतज़ाम नहीं कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों की सरकार चली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आई 2 सरकारें, एक देवगौड़ा की, एक गुजराल की। वो उन सरकारों को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था। वे सरकारें भी अपनी मियाद से पहले ही चल बसीं और फिर चुनाव हुआ 1998, 1998 और 1998 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीती और उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, माफ़ कीजिएगा। तो 1993 से लेकर के 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा 1996 में और फिर 1998 में। 1998 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 और 13 मई को अटल बिहारी वाजपेयी ने एटमी टेस्ट किए। हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, पोखरण परीक्षण जिसको हम कहते हैं, और उन परीक्षणों ने हिंदुस्तान की ताकत दुनिया में बताई कि हिंदुस्तान एटमी ताकत है।
दुनिया भर से पाबंदियां लादी गईं, अमेरिका की नींद हराम हो गई। वो गुस्से से लाल पीला होने लगा, लेकिन भारत पर कोई असर पड़ा नहीं। भारत लगातार आगे बढ़ता चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकिन 13 महीने ही चली थी, क्योंकि जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। और ये तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी के उसी दौर की हैं जो 13 महीने की सरकार उनकी चली थी। और 13 महीने की सरकार के गिरने का कारण जयललिता का समर्थन वापस लेना और फ्लोर पर शक्ति परीक्षण हुआ, और उस समय 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। 2 महीने पहले कांग्रेस के सांसद थे गिरधर गमांग, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन उनकी सदस्यता भी लोकसभा की बची हुई थी। सीएम बालयोगी, जो उस समय स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा के, उन्होंने कहा था कि सीएम यह मुख्यमंत्री यानी कि सीएम उड़ीसा जो हैं गिरधर गमांग, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो वोट करें या ना करें। एक मुख्यमंत्री जो संसद का सदस्य था, उसने वोटिंग की और सरकार 1 वोट से गिर गई। इसके बाद फिर चुनाव हुए और उन चुनावों में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए सत्ता में लौटा, और 1999 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने गैर कांग्रेसी दल के तौर पर शासन का 5 साल पूरा किया। इसके पहले जितनी गैर कांग्रेस सरकारें रही हैं, उनकी बेमियाद मौत हो गई। और इस दौर में बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे आडवाणी, जब 98 में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 के बीच में रहे। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण विवादों में आ गए और फिर 1 साल के भीतर ही उनको हटना पड़ा। फिर जनक कृष्णमूर्ति और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के तने तने संबंधों के बारे में जो राजनीति के लोग हैं वो जानते हैं। और वेंकैया नायडू 2002 से 2004। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी की वह यात्रा है जो 1980 से आगे बढ़ती चली गई, और वो फिर लाल कृष्ण आडवाणी दोबारा 2005 तक रहे। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कुल मिलाकर के 12 साल का उनका कार्यकाल रहा। 2005 में पाकिस्तान गए, जिन्ना की मज़ार पर गए, उन्होंने उनके शान में कसीदे पढ़े। यह बात संघ और बीजेपी दोनों को नागवार गुजरी, उनको अपने पद से हटना पड़ा था। उसके बाद से जो दूसरी पीढ़ी है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, उस पीढ़ी ने बीजेपी की बागडोर संभाली, और आज बीजेपी ने अपनी तीसरी पीढ़ी को बागडोर सौंपी है। तो एक जो सतत परंपरा बीजेपी की है, वो निरंतर चलती हुई आपको दिखाई पड़ती होगी। कहाँ अटल आडवाणी की जोड़ी, कहाँ अमित शाह और मोदी की जोड़ी, और अब नितिन नवीन के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। यह संगठन जो है, सांगठनिक ढांचा जो शुरू हुआ, उसमें 3-4 जो बड़े कामयाब अध्यक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जिन्होंने बीजेपी को सत्ता दिलवाई, फिर राजनाथ सिंह का जिक्र आएगा। राजनाथ सिंह 2013 में बीजेपी के अध्यक्ष थे, और उसी दौरान पार्टी ने तय किया कि 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को पार्टी का कन्वीनर बनाया गया, और थोड़े समय के बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई। 2014 के सरकार के बनने के बाद से राजनाथ सिंह ने अपनी कमान छोड़ी, और उसके बाद 2015 में अध्यक्ष बने अमित शाह। 2015 से लेकर के 2020 तक अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष रहे, और इस दौरान सामने आप देखिएगा कि उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जितवाया, और 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने जीती। और यह जो कार्यकाल उनका रहा बीजेपी का, जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो अध्यक्ष नहीं रहने पर भी उस भूमिका में लगातार रहे। तो अमित शाह बीजेपी की तमाम नीति, रणनीति, चुनावी प्रबंधन और बूथ तक के इंतजामात देखने वाले नेता हैं। लगातार लगे रहते हैं, और पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन से लेकर के लोकसभा चुनावों तक बेहतर तरीके से लड़े और नतीजा अच्छा लेकर के आए, यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जेपी नड्डा भी अगर
पार्टी के अध्यक्ष थे तो पीछे से बहुत सारी ताकत और बहुत सारा टिप ऑफ या स्ट्रैटेजी अमित शाह की हुआ करती थी। जेपी नड्डा 2020 से लेकर के 2026 तक अध्यक्ष रहे और इनकी अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव न सिर्फ बीजेपी जीती बल्कि 20 राज्यों में उसने अपना परचम लहराया। आज की तारीख में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लोकसभा में उसके 240 सांसद हैं, राज्यसभा में 99 सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर बड़ा चमत्कारी नेता है उनके पास। अब नितिन नवीन को इस मोड़ पर आकर के बीजेपी ने चुना है पार्टी को आगे ले जाने के लिए बतौर अध्यक्ष। लिहाजा उनके सामने चुनौतियां भी हैं और ये जनरेशनल ट्रांजिशन भी है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में और इन सभी राज्यों का जिक्र नितिन नवीन ने आज के अपने भाषण में किया था। और इसमें जो सबसे बड़ा मोर्चा है, महत्वपूर्ण मोर्चा है जिस पर बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है, वो चाहती है कि वो किला वो जीत ले, वो बंगाल है। ममता बनर्जी के हिस्से में 2011 से लेकर के आज तक है। इस बार का चुनाव नतीजा तय करेगा कि बीजेपी का मंसूबा पूरा होता भी है या नहीं। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं। 2028 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होते हैं उनमें 4 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, फिर कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इन राज्यों में होंगे और इन राज्यों के चुनाव अगले लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जाते हैं। यानी कि जो पहली लड़ाई है वो बंगाल की शुरू हो रही है। ये ठीक है कि असम में बीजेपी बहुत मजबूत है, तमिलनाडु में वो बहुत सारे समीकरणों को साध करके कुछ बेहतर कर सकती है, केरल में उसके पास बहुत उम्मीद नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद तो पाल ही सकती है। मगर 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा वहां तक बीजेपी नितिन नवीन की अगुवाई में चलेगी। इसलिए आज की तारीख में पार्टी के बहुत ताकतवर नेता हैं। बिहार से पहली बार कोई पार्टी का अध्यक्ष हुआ है और ये पहले अध्यक्ष हैं जो पार्टी की उम्र के लगभग बराबर हैं। जब अप्रैल 1980 में पार्टी का गठन हुआ था, 2 महीने बाद नितिन नवीन का जन्म हुआ था। तो एक नई धारा, एक नई पीढ़ी बीजेपी की पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रही है और संगठन जिस तरीके से अपने आप को खड़ा किए हुए है वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने और हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे मकसद उसके जुड़े हुए हैं। और अब आखिरी बात, चैप्टर 4। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा निर्णय दिया। उसने कहा कि अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी व्यक्ति को सिर्फ आप अपशब्द कह देते हैं, इतना कह देने भर से SC/ST एक्ट के तहत आपके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। जब तक जातिवाचक सूचक ना हो, आप कुछ ऐसा नहीं कहते हो जो उसके जन्म, उसकी जाति के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो, तब तक कोई भी बर्ताव, बदतमीजी, बदसलूकी, बदजुबानी तो हो सकती है लेकिन SC/ST एक्ट के तहत उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। कई मामले लगातार ऐसे आते रहे, इसमें कोर्ट के महसूस होता रहा कि लोगों को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए या फिर कुछ ऐंठने के लिए इस तरह के मामलों को तैयार किया जाता है और फिर हिसाब बराबर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सिर्फ शिकायतकर्ता SC/ST है इसके आधार पर नहीं, अपमान या धमकी का सीधा संबंध उसकी जाति से होना जरूरी है, यह बात कह गया। और आरोप जातिगत नाम से अपशब्द कहने का हो, आरोपों से साफ हो, अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग हुआ हो, जातिगत नाम का प्रयोग अपशब्द के रूप में किया गया हो, उसके कुछ सबूत तो हों, अपराध तभी माना जाएगा। जाति के प्रति जानबूझ करके अपमान करने की किसी भी कार्रवाई या बर्ताव को ही SC/ST एक्ट के तहत लाया जाएगा। किसी आदमी को इसलिए मुकदमे में नहीं जोड़ा जाएगा या खींचा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि उसने आपको कुछ और कहा है। जब तक यह सारी बातें जो कोर्ट ने तय की हैं
नहीं आती हैं तब तक SC/ST एक्ट के तहत किसी भी आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों को देखने, परखने, जांचने के बाद अपना यह निर्णय दिया है, महत्वपूर्ण है। और अब आपसे विदा लेने का समय है और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपसे विदा लेने का वक्त होगा तो एक जानकारी के साथ आपको छोड़कर जाऊंगा जो आपके काम की होगी जरूर। ऑक्टोपस, उसके कितने दिल होते हैं? उसके 3 दिल होते हैं और उसका खून नीला होता है। तो वैसे जीव जो खून और दिल से चलते हैं, उन सबों से यह अलहदा इकलौता है क्योंकि इसके पास 3 दिल हैं और खून लाल नहीं नीला है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।